हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपका, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका यूपीपीसीएल का, यूपीआरबीएनएल का और आपके आईटीआई के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और इनकी कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है। तो उससे रिलेटेड जो आपकी तैयारी है, आप थ्योरिकल तो सारे पढ़ ही चुके होंगे और आपके लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। अब ये वह क्वेश्चन है जो आपके जेएमआरसी, सीआरपीएफ और आपके ईएसआईसी और यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल, इसरो, डीआरडीओ में जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, खासकर यूपीपीसीएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल से रिलेटेड होगा और उसमें अधिकतम बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं और इसका हम जो इसका सॉल्यूशन है वो भी आपको बताएंगे और इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको देंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात, यहाँ पे आगाह की जगह आघात होगा कि अनुभूति नहीं होगी। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 मिली एम्पियर से कम, 10 मिली एम्पियर से कम, और ऑप्शन सी है आपका 8 से 15 मिली एम्पियर, और आपका डी ऑप्शन है 10 से 8 मिली एम्पियर। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर से कम। ये क्यों होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये इसलिए होता है, जैसा आप सभी जानते हैं, मानव के शरीर का रेजिस्टेंस होता है, जो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, उसकी हमारा जो बॉडी है उसकी अवस्थाओं पर डिपेंड करता है। यानी कि हमारा शरीर कैसा है डिपेंड करता है कि सूखा है, गीला है, शुष्क है, किस तरीके से है, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है हमारा शरीर का, वो 1000 से 1 लाख ओम के बीच में होता है। यदि मनुष्य का शरीर गीला हो तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1000 ओम होगा। यदि आंशिक रूप से गीला हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 5000 ओम होगा। यदि बिल्कुल शुष्क हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 लाख ओम होगा। इन बातों से आप क्या समझते हैं, जैसे कि हमारे शरीर का रेजिस्टेंस मान लो 1000 ओम है, तो यानी कि करंट थोड़ी आसानी से गुजरने देगा। 5000 है तो थोड़ी रुकावट करेगा शरीर करंट को गुजरने में, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट का अप्रोच करता है। तो 1 लाख होगा तब हमारा शरीर क्या क्या करेगा, 1 लाख ओम अगर हमारे शरीर का रेजिस्टेंस होगा तब वो धारा का और विरोध करेगा। तो मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव उसके शरीर के बहने वाली करंट संपर्क समय और एसी या डीसी पर निर्भर करता है। तो यानी कि जो हमारे शरीर में कौन सी धारा बह रही है और हमारे उस समय शरीर की कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। शक नहीं है कि शरीर में रहने वाली करंट का कार्य वोल्टेज और शरीर के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। अब हम इसमें सारणी में बताएंगे आपको किस तरीके से। टेबल एक आप बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए सारणी के टाइप की। तो उसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर से जो करंट गुजरती है, कितनी करंट गुजरती है और हमें कैसा फील होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इसमें आपको ये जो क्वेश्चन है आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेन बैंड में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, 1 से 8 मिली एम्पियर की करंट अगर मनुष्य के शरीर से गुजरेगी तो मनुष्य को झटका लगता है, लेकिन वह सहन कर सकता है। और अगर 8 से 15 मिली एम्पियर की करंट गुजरेगी तब मनुष्य को दर्द करने वाला झटका लगता है, लेकिन वह चल सकता है। और 15 से 20 मिली एम्पियर की करंट गुजरेगी तो मनुष्य को दर्द करने वाला झटका लगता है, परंतु नसों का नियंत्रण समाप्त होने के कारण वह चल नहीं सकता। यदि 20 से 50 मिली एम्पियर की करंट शरीर के अंदर से गुजरती है तब क्या होता है, नसों को बहुत अधिक सिकुड़ जाने के कारण सांस लेना कठिन हो जाता है। तो 50 से 100 मिली एम्पियर की अगर करंट शरीर से गुजरेगी तो क्या होगा, सांस लेने के कारण मृत्यु संभव है। सांस नहीं लेने के कारण यानी कि सांस रुकने के कारण मृत्यु आपकी संभव हो सकती है। 200 मिली एम्पियर और इससे अधिक तो शरीर जल जाता है और बिजली के झटके के दौरान नसें इतनी सिकुड़ जाती हैं कि हृदय काम करना बंद कर देता है और इस अवस्था में मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो, इसमें क्या पूछा है, आघात का अनुभूति नहीं होगी, तो 1 मिली एम्पियर से अधिक में आपकी आघात की अनुभूति। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज और करंट, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो मानव शरीर में बिजली के झटके का प्रभाव डिपेंड करता है, वो हमारा करता है लाइन वोल्टेज पर। तो हमारा लाइन वोल्टेज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्यों करता है, जैसे कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह
स्थापित हो जाती है। तो हमें एक झटके का अनुभव होता है, यही विद्युत झटका कहलाता है। इसका कारण जो है वो ये कारण है क्योंकि विद्युत धारा की जो तीव्र गति होती है, यानी कि विद्युत धारा की तीव्र गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो हमारे शरीर और उसमें रहे रक्त प्रवाह की गति के सामंजस्य हो जाती है, स्थापित नहीं कर पाती सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती और व्यक्ति को काफ़ी तीव्र गति से झटका लगता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली झटके लगने से हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए है किसी अंग के विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस जल जाना। ऑप्शन बी हृदय गति रुक जाना व मृत्यु। ऑप्शन सी सांस में रुकावट। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जब सांस में रुकावट तथा मूर्छा तथा हृदय की गति रुकना व मृत्यु होना और अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये सभी व्यक्ति को बिजली झटके के कारण लगने से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पानी का, कार्बन पाउडर का, सूखा बालू का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूखा बालू का। क्योंकि क्यों आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूखा बालू किया जाता है और आपका क्या किया जाता है, CCCl4 किया जाता है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे कहते हैं, C और Cl4, आपका CCl4 किया जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है। कभी कभी CCl4 की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, और CO2 की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो आपका क्या हो सकता है, ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण या दोषपूर्ण इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं आप, या शॉर्ट सर्किट ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी खुला सर्किट। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा लूज कनेक्शन, यानी कि ढीला कनेक्शन। आपका जो विद्युत उपकरण में लगने का कारण है, स्पार्किंग का कारण, वो आपका लूज कनेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं, ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी पीला। तो इसमें आप थोड़ा सुन लीजिए, जो चिन्ह होते हैं आपके सेफ्टी सिंबल जैसे कहते हैं, वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका निषेधात्मक चिन्ह, और दूसरा होता है अनिवार्य संकेत या चिन्ह कह सकते हैं आप, या चेतावनी चिन्ह, और चौथा होता है आपका सूचनात्मक चिन्ह। इसमें क्या पूछा आपसे, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका जो परिदृश्य रंग होता है, तो वो आपका, पहले आप सबके परिदृश्य रंग बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद में आपको इसका भी बताऊंगा। तो इसका जो पहले सी का बता देते हैं, तो इसका जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है परिदृश्य रंग। अब इसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं इन चिन्हों के बारे में। सबसे पहले आते हैं आपके निषेधात्मक चिन्ह। इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्यों को दर्शाया जाता है, और इसकी जो वृत्त के आकार के संकेत वाला लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस धार और सफ़ेद बैकग्राउंड, यानी कि जो आपका परिदृश्य है इसे बैकग्राउंड बोलते हैं। तो उसका बैकग्राउंड, सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड कैसा होता है, वो हरा होता है। तो जो निषेधात्मक चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है वो आपका सफ़ेद कलर का होता है। और इससे आपका क्या होता है, निषेधात्मक चिन्ह जैसे भागने के लिए मना करना या धूम्रपान ना करना, तो इस तरीके से होता है। इसके बाद आते हैं आपके अनिवार्य चिन्ह या मैंडेटरी सिंबल। इनमें संकेतों का कारीगरों को सूचना निर्देश दिए जाते हैं। मैंडेटरी से आपका क्या होता है, कारीगरों को सूचना निर्देश दिए जाते हैं और कारीगरों की सहायता से इन संकेतों को समझ लेते हैं। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं, यानी कि गोलाकार बने होते हैं। और इसमें जैसे कि होता है आपका अनिवार्य में हेलमेट, चश्मा, जूते, दस्ताने, इन चीज़ों को पहनने के बारे में बताया जाता है। उसके बाद में आपके वार्निंग सिंबल आते हैं। वार्निंग सिंबल त्रिभुजाकार के होते हैं और इनकी पृष्ठभूमि जो होती है वो पीली होती है और काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। और जो सूचनात्मक सिंबल हैं आपके, वो ये आपके वर्गाकार के होते हैं।
जो हरे रंग की पृष्ठभूमि, यानी कि आपकी जो परिदृश्य रंग है जो, वो आपकी हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति अथवा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे प्राथमिक उपचार हो गया, आपातकालीन खिड़की, इस तरीके से आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, झाग प्रकार के, रेत भरण प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विद्युत में जो प्रयोग विद्युत की आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, आपको CCCl4 के बारे में बताया था, यानी कि आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बताया था इसके, और आपको रेत भरण के बारे में बताया था, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यानी कि इन तीनों से आप क्या कर सकते हैं, आपको बुझा सकते हैं। लेकिन झाग प्रकार के आपको इलेक्ट्रिक शॉक में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको करंट लगने का खतरा, क्योंकि झाग में क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक आग को इस झाग प्रकार के यंत्र से नहीं बुझा सकते। तो उसमें आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISO का तात्पर्य है, यानी कि इसमें ISO की फुल फॉर्म पूछा है। सारी जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ISO की फुल फॉर्म पूछा है, और ये आपका क्वेश्चन UPRBNL में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, वो UPRBNL में पूछा गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, या इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो आपका आंसर है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है वो बी करेक्ट है। ठीक है, ISO की जो फुल फॉर्म है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, यानी कि ISO की जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, या ऑर्गेनाइजेशन भी संगठन को कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, वही पूछा है क्वेश्चन में। तो इसमें ऑप्शन है आपके बी प्रकार का, सी प्रकार का, सी टाइप या प्रकार एक ही बात होती है, और ऑप्शन सी में है ए और बी टाइप का, और ऑप्शन डी है डी टाइप का। तो इसमें क्या है आपका, जो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए निम्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं वो हैं आपके, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी टाइप का। डी वर्ग में डी क्लास फायर, इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि मशीनों की बाइंडिंग, डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग, केबल्स, वायर इंसुलेशन, कंट्रोल पैनल आदि में लगी हुई आग आती हैं, जो विद्युत इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसे निम्न शामक युक्तियों द्वारा बुझाया जाता है। जैसे मैंने पिछले बताया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड से और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फायर सिलेंडर होता है उससे आप बुझा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो UPPCL TG2 इलेक्ट्रीशियन 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार किस अंग पर होना चाहिए। तो वर्कशॉप में अधिकतम भार उठाने के लिए आपका जो अधिकतम भार उठाने के लिए जो भार है आपका, वो आपके पैरों पर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके आगे की वीडियो हम ऐसे ही पूरे सभी चैप्टर को कवर करेंगे, सभी के MCQ इसी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट।